सिद्दीक साहब, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो फोन पे नहीं हो सकती थी और आप लोगों को यहां आने की जहमत करनी पड़ी? अरे सिद्दीक साहब, सब खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। और मास्टर साहब भी आए हैं साथ में। खैरियत है ना सब? ये लड़की कौन है? अभी साहब, ये लड़की हमारे यहाँ आने की वजह है। सुबह मुझे ये मोहल्ले में मिली थी, बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, आपके घर का पता पूछ रही थी। हमारे घर का पता पूछ रही थी? अगर क्यों? यही सवाल मैंने इससे भी किया और जो वजह इसने बताई, मेरे पैरों तले तो जमीन ही निकल गई। मैं मास्टर साहब को और इस लड़की को लेकर फौरन यहाँ चला आया। लेकिन ये लड़की है कौन? मैं फराह हूँ। फराह? कौन फराह? हम किसी फराह को नहीं जानते। झूठ क्यों बोल रही हैं? अरे आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। कौन हूँ मैं? मैं बहू हूँ आपकी, आपके बेटे अकरम की बीवी हूँ। बंद करो अपनी ये बकवास, वरना आबिद साहब, चीखने चिल्लाने से खामखा तमाशा बनेगा। बेहतर ये है कि इस मसले को इत्मीनान से बैठ के सुलझा लें। मेरे ख्याल में बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। आबिद साहब का एक ही बेटा अकरम है जो गैर शादीशुदा है। कुछ ही अर्सा पहले उसकी हैदराबाद में पोस्टिंग हुई, वहां पर उसे फालिज का अटैक हुआ और अब वो करके ज़ेरे इलाज है। नहीं नहीं, मैंने जो कुछ भी कहा लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त है। ये देखिए निकाहनामा, इसमें तारीख भी दर्ज है। ये तो निकाह रजिस्टर्ड है। आबिद साहब, ये क्या मामला है? अगर ये लड़की आपकी बहू है तो आप पहचानने से क्यों इनकार कर रहे हैं? इन्होंने तो मुझे कभी कबूल नहीं किया, और करते भी क्यों? ये बड़े लोग, अमीर आदमी, मैं एक झोपड़े में रहने वाली मुलाजमा। अकरम को जब कंपनी की तरफ से मकान मिला था ना, उसी मकान में मैं और मेरी माँ काम करते थे। और एक दिन मेरी माँ चल बसी। मेरी लालची चचा चंद पैसों की लालच में मेरी शादी मेरे बाप की उम्र के किसी अपने दोस्त से कराना चाहते थे। साहब, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे चचा बहुत ही जालिम और लालची शख्स है। वो मेरी शादी अपने बूढ़े दोस्त के साथ कराना चाहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अरे कोई ऐसे कैसे शादी करवा सकता है? तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। चलो थाने चलते। थाने? नाना साहब, थाने तो मेरे चचा के बहुत जान पहचान वाले। हमारी भला वहाँ कौन सुनेगा? आप बस मुझे अपने घर में सर छुपाने की जगह दे दे। किसी कोने, किसी मुलाजिम रूम में पड़ी रहूंगी। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे रहना मुमकिन नहीं है। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। साहब जी, छोटा मुंह बड़ी बात। आप चाहें तो सब मुमकिन हो सकता है। साहब जी, आप मुझे कबूल कर ले। मैं आपकी कनीज बन के रहूंगी, आपकी खिदमत करूंगी। मैं कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। मैं अपना हक नहीं मांगूंगी, कभी भी नहीं। फराह, बात समझने की कोशिश करो। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं जहाँ तक तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मैं करूंगा। मैं साथ हूँ ना तुम्हारे, लेकिन मैं इस तरह तुम्हें नहीं रख सकता। साहब जी, आप चाहें तो मुमकिन हो सकता है। मेरी माँ मरते हुए कह गई थी, एक आप ही शख्स है जो मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आपने मदद करने से इनकार कर दिया तो साहब जी, मेरे पास एक रास्ता बचेगा। मैं खुद को खत्म कर दूंगी। मैं खुद को खत्म कर दूंगी। मुझे तो यूं लग रहा था मुझे दुनिया जहान की खुशी मिल गई है। मेरे तो पांव जमीन पे नहीं टिक रहे थे। फिर एक रोज अचानक एक फोन आया। वो फोन सुनते जैसे कि मुझ पे पहाड़ ही टूट पड़ा गमों का।
हेलो। हाँ अम्मी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि अपनी माँ को फ़ोन कर सको? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी। अरे लड़की क्या देखी है, मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। वो तुम्हारी दुबई वाली खाला है ना, उनकी बेटी नायला, उससे रिश्ता तय किया है। माशाल्लाह बहुत सुघड़ बच्ची है। अम्मी, मेरे पास भी आपके लिए खबर है। मैंने अरे क्या हो गया, इतना हकला क्यों रहा है, बोल ना। अम्मी मैंने शादी कर ली। दरअसल हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। क्या? ये क्या कह रहा है तू? कौन है वो लड़की? आप जानती हैं उसे। पिछली बार जब आप आई थी, आप मिली थी उससे। वो नौकरानी, कौड़ी की लड़की, वो मेरी बहू? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? अम्मी, मैंने फराज से शादी कर ली है और इस रिश्ते से मुतमईन हूँ। अब वो मेरी बीवी और आपकी बहू है। बकवास बंद करो अपनी। मैं उस दो कौड़ी की लड़की को कभी भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। मैं तो कहती हूँ कि दो लफ्ज दो उसको और जान छुड़ाओ। दो से तलाक। तलाक? अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते? तुम अपनी माँ की खातिर भी ऐसा नहीं कर सकते? तो फिर ठीक है, ये समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए मर गई और तुम मेरे लिए मर गए। ये क्या कह रही हैं आप? हेलो हेलो। वो अपनी माँ की नाराजगी सह नहीं पाए, रात रात भर रोते थे और फिर पता चला उनको फालिज का अटैक हुआ है। अकरम, अकरम, क्या हुआ आपको अकरम? अकरम, जी जी, आप कुछ कहने चाहते हैं? अकरम, मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। सास ससुर साथ छोड़ चुके थे। मुझे अकेली के लिए उनका इलाज करना नामुमकिन था, इसलिए मैंने उनकी कंपनी राब्ता किया। बहुत भाग दौड़ की। उसी भाग दौड़ में एक रोज जब घर पहुंची, पता चला ये अकरम जी को अपने साथ कराची ले गए हैं। हाँ, हम कराची ले आए थे क्योंकि वो हमारा बेटा है, हमारा खून है वो। देखिए अम्मी, मैं भी तो आपके बेटे की बीवी हूँ, उसके दुख सुख की साथी हूँ मैं। बंद करो ये ड्रामेबाजी। तुम तो उसे बीमारी में छोड़कर भाग गई थी ना, और भागती क्यों ना? तुमने तो शादी सिर्फ इसलिए की थी उसके पैसों के लालच में। वाह आबिद साहब वाह, अभी तो आप इस निकाह नामे से इनकार कर रहे थे और अब ये कह रहे हैं कि ये लड़की लालची है। सिद्दीक साहब, इसकी बातें यकतरफा हैं। पहले इसने मेरे बेटे को शादी के जाल में फंसाया और फिर उसका माल समेटकर चलती बनी। खुदारा, मुझ गरीब पर ऐसा इल्जाम ना लगाए। ये हकीकत है। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 340 के तहत अगर कोई शख्स किसी की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करके उसे जबरन मबहूस रखता है तो उसे सेक्शन 341 के तहत 1 माह की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है, या सेक्शन 342 के तहत 1 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। ये हकीकत है। हम तो अकरम की बीमारी से लाइल्म थे और शायद लाइल्म ही रहते। वो तो उसकी कंपनी के सुपरवाइजर आसिफ ने हमें कॉल की तो हमें पता चला। हेलो जी, आबिद साहब बात कर रहे हैं? जी जी, आबिद बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं आसिफ बात कर रहा हूँ, अकरम का सुपरवाइजर। दरअसल आपके बेटे के साथ एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया है, उस पर फालिज का अटैक हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको शायद गलत फहमी हुई है, मेरा बेटा तो ठीक ठाक था। मुझे तो ये खबर आज ही मिली, मगर शायद ये वाकया 3 दिन पुराना है। दरअसल अकरम 3 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा था और आज से पहले उसने कभी इतनी लंबी छुट्टी भी नहीं की। मुझे जैसे ही इस बात की इत्तला मिली, मैंने अपने मुलाजिम ताहिर को अकरम के घर भेजा। ये कैसे हो सकता है? हेलो,
कहते दरवाजा खुला हुआ है। अकरम साहब, अकरम साहब, अकरम साहब, अकरम साहब, अकरम साहब, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? लगता है आपको फालिस का अटैक हुआ है। सर को फोन करता हूँ। हेलो 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 सर वो अकरम साहब को फालिस का अटैक हुआ है। ये लालची और मक्कार औरत गलत बयानी से काम ले रही है। ये तो उसे मरने के लिए छोड़ गई थी। वो तो अगर उसका सुपरवाइजर आसिफ हमें फोन ना करता तो शायद हमारा बच्चा तड़प तड़प कर मर जाता। इसीलिए हम उसे कराची ले आए, उसका इलाज कराया, और जब वो ठीक होने लगा तो ये धोखेबाज फिर से नाजिल हो गई। नहीं अम्मी जी, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मैं तो आज भी उनकी उतनी वफादार हूँ। उस रोज मैं अस्पताल थी, बड़े डॉक्टर की पर्ची बनवाने गई थी, और जब वापस लौटी तो आप उन्हें ले जा चुके थे। मैंने आपको बहुत तलाश किया, मैंने कितने जतन किए आपको तलाश करने के। क्यों तलाश कर रही थी हमें? इस घर में रहने के लिए। तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। खुदा के लिए मुझे मेरे शौहर से जुदा ना करें, मैं उनके बगैर नहीं जी सकती। मैं उनकी भरपूर खिदमत करूंगी। आप मुझे घर के किसी कोने में रखते, मैं वहीं पे पड़ी रहूंगी। ऐसा ना करें खुदा के लिए। तेरे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। मैं कहता हूँ निकलो, निकलो यहाँ से। आबिद साहब, ये लड़की इस वक्त आपकी बहू है, आप इसको बिला वजह बेदखल नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे? हैं? कौन रोकेगा? आबिद साहब देखें, ये जज्बाती होने का वक्त नहीं। आप अकल से काम लें। ठीक है, आप इस लड़की को बहू कबूल नहीं करते, मगर ये कानूनी तौर पर आपके बेटे की बीवी है और आपकी हर चीज पर इसका भी हक है। तो वक्त का तकाजा ये है कि ये यहीं रहे। देखें आबिद साहब, समझा करें, मोहल्ले में बातें बनेंगी। हम एक हफ्ते के बाद इस मसले का हल निकालेंगे। जैसे मेरे बेटे के पीछे चुड़ैल बनकर चिपक गई थी ना। बैठो आप इस घर में, मैं भी देखती हूँ कितने दिन रहती है तू। चुटिया पकड़ के निकाल के ना इसी मोहल्ले वालों के सामने बार बार के निकालूंगी, याद रखना तुम। भाभी देखें, आप इत्मीनान से इसको रखें। एक हफ्ते के बाद हम देखेंगे, उसके बाद मसला हल करेंगे। सिद्दीक साहब प्लीज, अब ये हमारे घर का मसला हो गया। ये यहाँ रहेगी, इसके साथ जो भी हमने करना है वो हम बेहतर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। फरा हो ना तुम? जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सिद्दीक बता रहे थे, मैं उनकी बेगम हूँ। यहीं तुम्हारे महल्ले में रहते हैं हम। अकरम की अब कैसी तबीयत है? बहुत दुख होता है इसकी उस हालत में देखकर। दुख तो मुझे बहुत होता है। मेरा तो कोई दुख बांटने वाला भी नहीं है, बस इसलिए सारा दिन इनकी खिदमत में लगी रहती हूँ। अल्लाह ताला ने चाहा तो ये ठीक हो जाएंगे। लाएं अम्मी, मुझे दे, मैं पिला देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं पिला दूंगी। और आइंदा से मुझे अम्मी मत कहना। मैं तुम्हारी कोई अम्मी नहीं हूँ, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, समझी तुम? सुनो, रुको, तुम थोड़ी देर बाद झाड़ू लगा देना। अम्मी इन्हें सूप पिला रही हैं और मेहमान भी तो बैठे हैं ना। थोड़ी देर बाद? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, फिर परसों लगवाना झाड़ू। कितनी जबान दराज है ये, बच्ची ठीक है तो कह रही है। अरे बाजी, मुझे और घरों में भी काम करना है, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी होता है। कोई बात नहीं, तुम रख दो, मैं लगा दूंगी। तो लगा दो खुद ही, बड़ा हुक्म जमाने का शौक है सबको। आजकल की नौकरानियों के दिमाग 7वें आसमान पर हैं। हाँ भाई, जब नौकरानियां घर के ख्वाब देखना शुरू कर देना कि हम उस घर की मालकिन हैं, तो ऐसे ही होता है, सर चढ़ के बोलती हैं नौकरानियां।
भाई जिसका काम होता है ना उसी को साजे। अब झाड़ू लगाना जिसका काम है वो झाड़ू लगाएगी ना, घर के मालकिन थोड़ी बनेगी इस घर की। बेटा तुम्हारा चेहरा कितना जर्द पड़ रहा है, तुमने कुछ खाया? जब से ये बीमार है मुझे कुछ खाने को दिल नहीं चाहता। 4 दिन की हंडिया एक ही दफा में फूक जाती हैं, उस पे आपको नजर आ रहा है कि ये जर्द पड़ती जा रही हैं। हालत तो देखो। ये लीजिए आपके लिए चाय। अम्मी नहीं, ऐसा नहीं करा। अकरम, ये शोर कैसा? प्लीज। ये तो उसी लड़की की आवाज है। कहीं आबिद और नौरीन ने उसे घर से तो नहीं निकाल दिया? प्लीज आप कुछ करें। मेरे शौहर से आप मुझे दूर कैसे कर सके? अकरम, मैंने आबिद को कितना समझाया कि वो लड़की कानूनी तौर पर अकरम की बीवी है, लेकिन साफ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं देखता हूँ, तुम चाय रखो। अम्मी क्या कर रही है? छोड़े मुझे। अम्मी नहीं, ऐसा नहीं करा। अकरम, अम्मी नहीं, प्लीज। आओ अपना सामान और निकल जाओ इस घर से। खबरदार जो आइंदा इस घर में नजर आई तो। आप ऐसा कैसे कर सकते? आप मुझे मेरे शोहर से दूर कैसे कर सकते? मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। अकरम, अकरम। खबरदार जो तुमने अपनी गंदी जबान से मेरे बेटे का नाम भी लिया, जबान खींच लोगी। देख लो। अरे आबिद साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? जरा होश करें आप। सिद्दीक साहब, आपके कहने पर मैंने इसको इस घर में जगह दी, मगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। निकल जाओ इस घर से, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। अपनी जबान बंद कर। निकल यहाँ से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दफा हो यहाँ से। उठाओ सामान अपना, चलो चलो यहाँ से। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 333 और 334 के तहत अगर कोई शख्स किसी के जिस्मानी अज़ू को शदीद ज़रर पहुंचाता है या हाथ पांव तोड़ देता है तो उसे 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा होगी। सिद्दीक भाई, सिद्दीक भाई, सिद्दीक भाई, दरवाजा खोले। अरे नूरीन भाभी, क्या हुआ? सिद्दीक भाई, पुलिस आबिद को पकड़ के ले गई है। आबिद को पुलिस ले गई है? मगर क्यों? ये सब उस मनहूस चुड़ैल का किया जा रहा है। सबसे पहले उसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की और अब हमें कब्र में ढकेलना चाहती है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? वो मुझे भी मार देगी, मेरा भी कत्ल कर देगी। अरे भाभी, आप हौसला रखें और खुद को संभालें। मुझे बताएं हुआ क्या? आबिद अहमद आपका ही नाम है? जी मैं ही आबिद हूँ। क्यों, क्या बात है? अरे बड़े मियाँ, शक्ल से तो तुम शरीफ और नेक इंसान लगते हो, मगर तुम्हारे करतूत जो है ना वो अच्छे नहीं है। ये क्या बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आप? तमीज से बात करें। देखें आबिद साहब, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? मगर क्यों? मैंने क्या जुर्म किया है? आपने एक निहत्ती औरत के ऊपर तशद्दुद किया और उसको उसी के शौहर से दूर करने की कोशिश की है, वो भी जबरदस्ती, और आपके खिलाफ थाने में कंप्लेन आई है। तशद्दुद, शिकायत, ये जरूर उस घटिया औरत की चाल है। काश मैं उसे घर से निकालने से पहले इस घर में दफन कर देता, कत्ल कर देता उसका। साहब, इसकी अकड़ तो देखें, ये पुलिस के सामने धमकियां दे रहा है। तारिक चौधरी, तुम भी बहुत भोले हो। जब ये थाने जाएगा ना तो इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। लेके चलो इसे। नहीं, चलो आ जाओ। आबिद सुनिए, आबिद, अरे इनको किस लिए लेके जा रहे हैं? या अल्लाह, मैं क्या करूं? सिद्दीक भाई को फोन करती हूँ। अल्लाह, ये क्या हो गया? क्या हुआ? घटिया औरत, ये सब तेरी चाल है ना? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाथ मत उठाना। इसी हाथ से ना मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था ना तुमने। समझ आई? हाथ मत उठाना। इसी थप्पड़ का मैंने ये बदला लिया। देखा ना, ये तेरा बुढ़ा शौहर ना अभी अरेस्ट हुआ है। अब आई है तेरी बारी, और तू भी चंद दिनों की मेहमान है। हैसियत में रहे।
क्या चाहती हो? सब कुछ तो छीन लिया तुमने हमसे, अब और क्या चाहिए? सब कुछ कहाँ, अभी तो ये मकान, ये लाखों की तुम्हारी सेविंग और सबसे ज्यादा महंगी तुम्हारी जिंदगियां, एक एक करके सब छीन लूंगी, सब, कुछ नहीं रहने दूंगी तुम्हारे पास। और फिर यहाँ की मालकिन होंगी मैं। भाई, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कीजिए। हामिद पुलिस स्टेशन में और फरहान ने पूरे घर पे कब्जा कर लिया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे जाके मदद मांगूं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मदद करें आप। मेरे खुदाया, आपने जो बताया मेरा तो ज़हन ही माफ हो गया है। हमें तो पहले एक वकील तलाश करना होगा जो आबिद साहब की जमानत करा सके और उस मक्कार औरत पर केस दायर कर सके। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि उस पे मैंने भरोसा किया, उस मक्कार औरत पर। मुझे अफसोस है अपने आप पर। आपकी नजर में कोई अच्छा वकील है? हाँ नौरीन भाभी, मेरा है जानने वाला एक। आप रुकें, मैं अभी आता हूँ। नौरीन भाभी, ये वकील साहब हैं, मैंने इनको घर पे ही बुला लिया। मुद्दई का इल्ज़ाम है कि उसे घर से निकालते वक्त बेपनाह तशद्दुद का निशाना बना और इस रिपोर्ट के मुताबिक उसके गर्दन और कलाई पर जख्मों के निशानात मौजूद थे और माथे पर भी गहरी चोट का निशान था। नहीं, ये झूठ है, ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो झूठ बोल रही है। वकील साहब, नौरीन भाभी सच कह रही हैं। जब इन्होंने उसे घर से निकाला था तो मैं भी वहीं मौजूद था, जब तक कोई तशद्दुद के निशानात नहीं थे। आपकी गवाही को इस केस में मरकजी हैसियत हासिल है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द बेल हो जाए, मगर ये मसले का हल नहीं होगा। क्या मसले का हल नहीं होगा? मतलब मैं समझी नहीं। आपकी कहानी सुनने के बाद मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो औरत जब तक उस घर में मौजूद है, मसला जूं का तू ही रहेगा। मुझे एक बात बताइए कि जब आपने उसको अपने घर में जगह दे ही दी थी, तो फिर अचानक यूं उसे घर से निकालने का क्या जवाब पैदा हुआ? उसके करतूतों की वजह से। शुरू में तो वो बहुत नेक सीरत बन के घूमती रही, उसके बाद उसका असल चेहरा सामने आया। अरे वाह भाई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो भाई? मुझे छोटे साहब के लिए यखनी बनाई है और खिचड़ी बना रही हूँ बस। खिचड़ी? इस घर में तो सारे के सारे बीमार पड़े हैं। तुम्हें कोरमा, कढ़ाई, बिरयानी बनानी नहीं आती क्या? आता है जी, क्यों नहीं आता, मगर बेगम साहब और साहब परहेजी खाना खाते हैं ना, इसीलिए बस। देखो मेरी बात सुनो, वो परहेजी खाना खाते हैं। देखो भाई, मैं ये दाल दलिया नहीं खा सकती, समझी तुम? ये पकड़ो पैसे, 500 लो और जाके कढ़ाई का सामान लो और कढ़ाई चढ़ा दो। मगर वो बेगम साहिबा। वो क्या, छोड़ो उस बुढ़िया को, उसको मैं देख लूंगी। वो तो अब तुम्हारे साथ इधर किचन में ही काम करेगी। उसका तो मैं जो हशर नशर करने वाली हूँ ना। देखो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो मेरी बातों पे चलना पड़ेगा, वरना 1 सेकंड लगाऊंगी निकालने में। ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। अब जाओ, जाके कढ़ाई का सामान ले आओ। ठीक है। और एक बात याद रखना, इस घर की मालकिन मैं हूँ। मैं जैसा चाहूंगी इस घर में वैसा होगा, ठीक है? समझी तुम? ठीक है। पहले तो हर काम में, हर चीज़ में अमल दखल रखना उसका। उसके बाद मुझे लगा ये लालची औरत है, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि वो इंतकाम लेने आई थी। इंतकाम? कैसा इंतकाम? क्या कहा तुमने? कुछ कहना चाहते हो? जरा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। तुम तो बोल ही नहीं सकते, मैं तो बोल गई। ना तुम बोल सकते हो, ना तुम हिल सकते हो।
तुम तो एक जिंदा लाश हो, तुम्हारी हैसियत यही है। छोड़ा था ना मुझे छोड़ा था ना। देखो आज तुम्हारे ही सामने तुम्हारे ही घर में बैठी हूँ, हो गया मेरा इंतकाम पूरा। और वैसे भी आजकल में तुम मर जाओगे, बच्चे वो बुढ़े और बुढ़िया उनके पाँव भी कब्र में है, वो भी मर जाएंगे। उसके बाद पूरे घर पे मेरा कब्जा होगा और फिर हो जाएगा मेरा इंतकाम पूरा। मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा। तो तुम इंतकाम लेने आई थी इस घर में? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई अम्मी? हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने तुम्हें इस घर में जगह दी, तुम्हें सहारा दिया, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रहो। अम्मी बात अब देखो मैं क्या करूँगी, और मुझे अम्मी मत पुकारो, समझी तुम? आबिद बात तो सुने। चुप हो जाओ, कोई बात नहीं सुननी। मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया जो तुम मेरे बेटे के साथ कर रही थी, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझी? ये मेरा घर है, मैं अपने तरीके से चलाती हूँ, अपने तरीके से ही चलाऊंगी। इस वाक़े के बाद हमने उसे घर से निकाल दिया। अगले दिन वो पुलिस लेकर आ गई। अब आबिद पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, उनको छुड़वा भी नहीं सकते, और पूरे घर पे उसने कब्जा कर लिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं। ये औरत बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत इस घर में आई, उसके पास हर सवाल का जवाब मौजूद। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया है कि फरा ने इंतकामन ये कार्रवाई की होगी, जबकि इकराम उसे तलाक भी दे चुका था, तो क्या इकराम उससे इलादगी इख्तियार कर चुका था? हमें इस बारे में इतना पता नहीं है, क्योंकि हमने फरा की ज़बान से ही सुनी थी ये बात। असल में जब इकराम से हम लोगों की नाराज़गी हुई तो आपस में हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था, और फिर हैदराबाद में क्या हो रहा था इसके बारे में तो हमें कुछ इल्म ही नहीं था, क्योंकि ताल्लुक़ ही नहीं था हमारा। तो कोई ना कोई तो जानता होगा, अकरम का कोई करीबी दोस्त या ऑफिस कोलीग, शायद वो हमें फरा के बैकग्राउंड के बारे में बता सके। वो था ना दोस्त इसका, जिसने इत्ला दी थी इसकी बीमारी की। आबिद साहब बता रहे थे कि उसका नाम शायद आसिफुद्दीन था। आसिफुद्दीन, आपके पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर है? नहीं वकील साहब, मुझे तो आबिद साहब ने ही बताया था। खैर चले, मैं उनसे रब्ता करने की कोशिश करूंगा, और आप लोग बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आबिद साहब घर पर लौट आएंगे। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने, तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। हेलो, क्या वो शातिर औरत वहां भी पहुंच गई? मगर अकरम तो उससे लहरगी इख्तियार कर चुका। इलादगी से क्या मुराद है? क्या दोनों की तलाक हो गई थी? हतमी तौर पर तो नहीं कह सकता मैं, मगर दुबई जाने से कबल मैंने उसे यही मशवरा दिया था। दरअसल फरा बहुत ही मक्कार औरत है, उसने अपनी माँ की मौत का ड्रामा करके अकरम को अपने जाल में फंसाया था। क्या तो उसकी माँ जिंदा है? बिल्कुल बिल्कुल, उसकी माँ जिंदा है, और ये इंकिशाफ अकरम पर बिजली बंद कर गया। और जब उसने छानबीन की तो पता चला कि ये माँ और बेटी पहले भी बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बना चुकी। और जब उसने मुझे बताया तो मैंने उसे फौरन यही कहा कि तुम फरा को तलाक दो। तो क्या तलाक के पेपर तैयार हो चुके थे? अकरम ने इस सिलसिले में हमारी कंपनी के वकील एडवोकेट जावेद से मुलाकात का इरादा जाहिर किया था, और शायद इनकी मुलाकात हुई भी हो, मगर चूंकि मैं दुबई चला गया था तो मैं इस बात से लाइलम हूँ। और फिर एक रोज़ मुझे खबर मिली कि अकरम पर फारिज का अटैक हुआ है। मैं तो समझा था कि फरा उसकी ज़िंदगी से चले गई होगी, मगर अंदाज़ा नहीं था कि वो फिर से वापस आ जाएगी। वो हमारे अंदाज़ों से ज़्यादा होशियार है। अच्छा, क्या एडवोकेट जावेद साहब का नंबर मिल सकता है? जी जी बिल्कुल मिल जाएगा, आप लिखिए।
बस बेटा बस। डॉक्टर साहब आराम से, मेरे बच्चे को दर्द हो रहा होगा हाथ में। अब बेफिक्र है। नौरीन साहिबा, आज क्या घर में कोई बात हुई है जो इनके चेहरे पे इतनी उदासी है और वो फिजियोथेरेपी में भी साथ नहीं दे रही है? जी दरअसल वो कुछ ज़ाती मसाइल का सामना है घर में। आप इनको हर मसाइल से दूर रखिएगा। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जो आपने तरीका बताया है इससे बात करने का, मैं तो वैसे बात करती हूँ। कौन सा तरीका, कौन सी बात, जरा हम भी तो सुने। डॉक्टर साहब आप बाहर चले जाइए, क्योंकि ये तो बाहर निकली नहीं अपने आपे से। इस घर की ना नई मालकिन हूं मैं, समझ आई? बंदर को जब नया नया मिलता है वो इसी तरह उछल उछल के नाचता है दरख्त पे, और तुम्हें तो नया नया मिला है तो इसीलिए बंदर यहाँ नाच रही है। कौन बंदर है और कौन इंसान? ऐसी डुगडुगी बजाऊंगी सब बंदर सामने आ जाएंगे। ये तो वक्त बताएगा। नौकरानी, मासी, किस नाम से पुकारूं तुम्हें कि कौन नाचेगा और कौन नचाएगा? मैं नचाऊंगी और दुनिया तेरा नाच देखेगी, उसके बाद डुगडुगी मेरे हाथ में होगी। समझती क्या है बुढ़ी अपने आप को? मौसी बोलती है मुझे। इस घर की नई मालकिन हूं मैं, सुना है तुमने? अकरम? जी जी जी, वो मेरे पास आए थे डाइवोर्स के पेपर बनवाने के लिए। डाइवोर्स पेपर्स? क्या पेपर्स तैयार हो गए थे और तलाक का मरहला मुकम्मल हो चुका था? जी, अकरम का दावा ये था कि उसकी बीवी फरा ने उसे धोखा दिया। उसने अपनी माँ की मौत का ढोंग रचा के उससे शादी कर ली, और साथ में ये भी उसका कहना था कि उसने घर की कीमती आशिया गायब करके बाद में फरोख्त कर दी। इसी बात का जवाब बना के अकरम ने ये फैसला किया कि वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा, और हमने इस मामले में उनकी काफी मावनत करी। तो क्या इस तलाकनामे की कॉपी आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल, मेरे पास मौजूद है। आप एक काम करें, अपना ईमेल एड्रेस मुझे सेंड कर दें, मैं अभी आपको सेंड करता हूँ। प्लीज मैं आपको सेंड कर देता हूँ और आप मुझे भेज दीजिए। बहुत शुक्रिया। नहीं, गलत फहमी हुई है आपको। मैं क्यों जबरदस्ती घुसूंगी? मेरा घर है ये, मेरे शौहर का घर है। शौहर? कौन सा शौहर? अकरम आपको तलाक दे चुका है। नहीं, तलाक झूठ है, ये झूठ है, ये सब झूठ है। ये सच है, और ये रहा सर्टिफिकेट, तलाक की कॉपी। अब इसकी रूह से ना तो तुम अकरम की बीवी हो और ना ही अकरम की किसी भी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार। देखिए, मैं इस कागजी टुकड़े को नहीं मानती। जरूर इस बुढ़िया की कोई साजिश होगी मुझे फांसने के लिए। आप अकरम से पूछे, अकरम तुम बताते क्यों नहीं हो? बोलो ना, कुछ बताओ ना, पूछे ना आप। चलें आपके इसरार पर अकरम से ही पूछ लेते हैं। मगर वकील साहब, इस हालत में अकरम साहब हमारे सवालों के जवाब कैसे दे सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर ने अकरम से बात करने का एक तरीका बताया है। अगर हम कोई सवाल अकरम से पूछते हैं और उसके जवाब में वो 2 दफ़ा पलकें झपकाए तो समझ ले कि जवाब हाँ में है। अगर वो 1 दफ़ा पलकें झपकाए तो समझ ले जवाब ना में है। अकरम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड। अकरम साहब, क्या आप फरा को तलाक दे चुके हैं? 1, 2। यानी कि हाँ। बकवास है ये, मैं इस ड्रामे को नहीं मानती, मैं इस तलाक को नहीं मानती। मोहतरमा, आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तलाकनामा और सबके सामने अकरम का इकरार, ये काफी आपका जुर्म साबित करने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लें इसे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास ये झूठे नोटिस है। चुप करें बीबी, चले वही लेके चले इन्हें। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मुझे छोड़ो, ये मेरा घर है अकरम।
वकला के दलाइल और पेश करदा शवाहिद का जायजा लेने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आबिद अहमद का मुसम्मात फरा पर तशद्दुद से कोई ताल्लुक नहीं। फरा ने तशद्दुद का ढोंग करके पुलिस को गुमराह किया, साथ ही जबरदस्ती करके उनके घर में घुसकर उन्हें हिरासा करती रही। लिहाजा ये अदालत आबिद अहमद को इस डोमेस्टिक वायलेंस के केस से बाइज्जत बरी करते हुए पुलिस को हुक्म देती है कि मुसम्मात फरा के खिलाफ धोखाधड़ी और पुलिस को गुमराह करने जैसे दफात के तहत चालान तैयार करके आइंदा समात पे अदालत में पेश करें। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।